कि हुँ, अमेरिका में जो यहूदी आबादी है, वो मुस्लिम आबादी से 2 गुने से ज़्यादा है। तो अगर आप मतलब वोटिंग के हिसाब से भी देखें, अगर उनको नुकसान नुकसान उनको ये होगा कि जो 35 लाख, साढ़े 34 लाख जो मुसलमान हैं, वो शायद उनको वोट ना दें। लेकिन वो ट्रंप को भी तो वोट नहीं देंगे, फिर वो वोट ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है ऐसा होगा। बट शिवकांत विरोध जी, का कई वोट क्या ये होगा वो सवाल होगा। लेकिन शिवकांत जी, ये क्या है ये कि अगर सवाल यहूदी वोट अगर वो खोते हैं, तो उनको वाक़ई बहुत सख्त नुकसान होगा। तो बट शिवकांत इसलिए जी, उनको इसकी चिंता ज़्यादा है। शिवकांत जी, अगर अमेरिका से अलग हटकर अगर हम गाजा के बारे में बातचीत करें, तो ये जो इस वक्त गाजा में हो रहा है, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी जनरल है, वो कह रहे हैं कि गाजा बच्चों की कब्रगाह बन रही है। बार बार इस बात को इशारा कर रहे हैं। 120 कंट्रीज जो है वो रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेहिचक चले जा रहा है। ये सबसे हैरानी की बात है, और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा किस तरीके से लोग मर रहे हैं? क्या सिर्फ 7 तारीख की घटना ही सबसे महत्वपूर्ण हो गई है? हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको इग्नोर करने के पीछे का असली कारण क्या है? क्या जूस लॉबी है या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, ज्यूज़ लॉबी तो है ही। हम्म, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि अगर आप इसको यहाँ बिल्कुल अधर में रोक देंगे हम्म, और हमास जो है उसका नेटवर्क अगर आप खत्म नहीं कर पाए, हम्म, तो एक नई मिसाल कायम होती है और वो मिसाल हर लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हम्म, कि अगर मतलब देखिए, जो बाकी अरब लोग हैं, बाकी अरब देश हैं, वो अब तक तो हमास से उनको बहुत मोहब्बत नहीं थी। हम्म, लेकिन अब इस लड़ाई के बाद वो हमास को आतंकवादी संगठन या उससे मतलब उससे परहेज़ करने की बजाय वो उसको प्रतिरोधी संगठन कह रहे हैं। वो हम्म, कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो हम्म, फ़िलिस्तीनियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। हम्म, तो अगर इस तरह की नज़ीर कायम हो जाती है, तो हर देश में जो असंतुष्ट जो गुट है, वो इस तरह की छापामार आतंकवादी लड़ाई करके सरकारों को गिरा सकता है, मजबूर कर सकता है, घुटने पे ला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा परोक्ष का खतरा है पश्चिमी देशों और खासकर लोकतांत्रिक देशों के लिए। हम्म, वो कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इससे दुखी हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसी बात नहीं है, चिंता नहीं है उनको। हम्म, सारे पश्चिमी देशों में जो आम राय है, जो मतलब एक तरह से जन आक्रोश है, वो बढ़ता जा रहा है इसके खिलाफ और अमेरिका को भी देर-सवेर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की साख को सबसे बड़ा बट्टा इसी वजह से लग रहा है। हम्म, आगे चल के न केवल संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं की साख तो गई, अमेरिका की साख साख गिर रही है और पश्चिमी देशों की साख गिर रही है। हालाँकि फ़िलिस्तीनी मामले में पश्चिमी देशों की अमेरिका की कोई बहुत अच्छी साख नहीं थी। हम्म, लेकिन फिर भी कम से कम ये उम्मीद लोग करते थे कि अगर कोई सुलह समझौता करा सकता है, तो अमेरिका और पश्चिमी देश ही करा सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर आप इतिहास को थोड़ा-सा याद करें, तो सोवियत गुट और अमेरिका गुट, इन दोनों के बीच जो पीएलओ वाला जो संघर्ष का जो दौर है, जो जी। 1965 से शुरू होता है और जब तक यासर अराफात ज़िंदा रहते हैं, 1993 जब तक समझौता होता है ओस्लो का, तब तक चलता है। वो पूरा का पूरा जो दौर था, वो एक तरह से परोक्ष की लड़ाई थी सोवियत संघ के बीच और अमेरिका के बीच। सोवियत संघ के पतन के बाद फिर वो लड़ाई एक तरह से समाप्त हो गई और पीएलओ ने भी मान लिया, इसी वजह से समझौता भी हुआ। तो ये जो चक्कर है, ये उस वक़्त से चला आ रहा है, तब से लोग ये मान रहे हैं। उस लड़ाई ने भी साबित कर दिया था कि अगर कोई पक्ष समझौता करा सकता है या इज़राइल को मना सकता है, तो अमेरिका ही मना सकता है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, अब दूसरा पक्ष है ही नहीं, दूसरी महाशक्ति उनकी हिमायत लेने के लिए है ही नहीं, तो अमेरिका में एक तरह से एक लापरवाही जैसी स्थिति आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो डॉक्टर साहब ने कहा चाहे वो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या बाइडेन का रहा हो, ट्रम्प के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मान के चलते हैं कि आखिरकार देर-सवेर लोग हमारी तरफ ही देखेंगे और हम ही कुछ कराएँगे। अब इसके बाद होगा क्या? समस्या ये है, इसलिए बाइडेन बार-बार इज़राइल से ये कह रहे हैं कि भई आगे की आपकी प्लान क्या है? उन्होंने अपने उदाहरण भी दिए। देखो हमने अफ़गानिस्तान में गलती की, हमने इराक में गलती की, आप वही गलती यहाँ कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे?
तो आगे का जवाब सीधा-सीधा उनको मिल नहीं रहा है। एक जवाब जो है, उस जवाब के तौर पे इस्राइल ने ये कहा कि हम जो उसकी जो सुरक्षा की जो ज़िम्मेदारी है वो हम अपने पास रखेंगे और एक अपना पपेट सरकार वहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सारी उससे समस्या हल नहीं होने वाली। देखिए, समस्या का असली हल मैं ये मानता हूँ कि समस्या का असली हल अगर होगा तो जैसे उत्तरी और मतलब आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड की समस्या थी। जी, आयरलैंड ने, क्योंकि सारी सहानुभूति आयरलैंड से जाती थी। आयरलैंड ने ये तय किया कि हम ब्रिटेन से भी कड़ा रवैया अपनाएँगे, जो आतंकवादी जो ताकतें हैं, उनका हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि दोनों के बीच समझौता हो। जब तक सारे अरब देश मिल कर के ये एक तरह से मानसिकता न बना लें कि ठीक है, 2 देशों वाला समझौता चलेगा और हम ये चाहते हैं, हम किसी भी तरह से हिमायत नहीं करेंगे अगर कोई हमास जैसा आतंकवाद करेगा या हिजबुल्लाह जैसा आतंकवाद करेगा। जी, उसके लिए अब भी अरब और खाड़ी के देश तैयार नहीं है, वहाँ साफ-साफ विभाजन है। अगर सारे बाकी अरब देश तैयार हो जाएँ तो ईरान नहीं तैयार होगा। ईरान तैयार हो जाएगा तो सीरिया में जो है वो पता नहीं क्या चल रहा है, वहाँ कोई तैयार नहीं होगा, तो आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते। सबसे बड़ी समस्या 2 बिल्कुल। देशों के समझौते की ये है कि वहाँ कौन एक भी पक्ष, इस्राएल की तरफ से भी पूरा पक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बहुत जो है अब इन्होंने जो सेटलर्स खास तौर पे बताए बसाए हैं, वो आतंकवादी ही हैं एक तरह से। और जहाँ तक अरबों की बात है तो उनकी वो हमेशा उनकी सहानुभूति रही है इस तरह के तत्वों के प्रति जो इस्राएल को किसी न किसी तरह से चोट पहुँचा सकें। तो जब तक ये मानसिकता रहेगी कि साहब इस्राएल को रहने का हक ही नहीं है, जब जी, तक आप तब तक चलता रहेगा। संविधान में ये है कि साहब इस्राएल जो है उसको तो रहने का हक ही नहीं है, ये हिजबुल्लाह के भी संविधान में है। तो इस तरह की ताकतें जब गज़ा में तो उन्हीं का शासन था ना, तो इस तरह के लोग जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक इस समस्या का हल हो नहीं सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।